आज हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। वो एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट है और काफी टाइम से अंतर्ध्वनि में एक्टिव मेंबर भी है। वो उनकी लाइफ की जर्नी, उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे हुआ था, कब हुआ है, वो उनके कैसा टेक केयर कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ आप शेयर करेंगे। अभिषेक जी। हेलो एवरीवन। सबसे पहले अंतर्ध्वनि को पूरे पेशेंट कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका तालियां बजा के स्वागत करना चाहिए। ये एक पेशेंट कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स को थैंक यू पैनल के। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जादू की तरह है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत कम। ये बहुत ही वेरी करती है। शायद बाकी ऐसी किसी बीमारी में नहीं होता, या ऑटो इम्यून क्लास की है इसलिए होता है। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और मेरी उम्र 28 ईयर्स है। और मुझे पिछले 20 साल से, लगभग 2002 से एंकाइलोजिंग के सिम्टम्स आए। 7-8 साल लग गया इसको डायग्नोस होने में। मैं बनारस वाराणसी यूपी का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सर सुंदरलाल चिकित्सालय है, जहाँ पे ऑर्थो के डॉक्टर्स को हमने दिखाया, न्यूरो को दिखाया। और इस तरह भटकते भटकते 7-8 साल बाद रिमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये नाम अभी जितना आसानी से मैं ले रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग ही बड़ी कठिन है। एक नॉर्मल पेशेंट इसे कैसे स्पेल करे, कैसे प्रोनाउंस करे, और फिर कैसे इसके साथ रहे, सब कुछ कठिन है। बीच में एक टाइम मेरे साथ ऐसा भी आया था 10th में, जब मुझे लगा कि मैं अपनी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मेरे पेरेंट्स इस बात को मान लिए थे कि मैं उनकी पेंशन पे अपनी आगे की लाइफ सस्टेन करने वाला हूँ। बट गॉड का ग्रेस रहा, कुछ दवाइयों का असर रहा। और मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रुप ए ऑफिसर हूँ, और मेरी पोस्टिंग अभी मध्य प्रदेश में है। रिसेंटली दिसंबर में मैंने शादी भी करी। और एंकाइलोजिंग पेशेंट बीमारी एक ऐसी है कि इंडिया के यंग चैम्प को बहुत धीरे धीरे खा रही है। और इससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पेशेंट्स को समझ में नहीं आ पाता। 17-18 साल की उम्र के बच्चों को ये बीमारी होती है, घुटने में दर्द होता है, हिप में दर्द होता है। शुरुआत में घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करना चाहता, नखरा करता है। इस तरह की चीजें बड़ी कॉमन सी हैं, सुनने में हंसी आएगी सबको, बट हकीकत यही है। जब उसके करियर को बनाने का उसका पीक टाइम रहता है, तब वो डिस्टर्ब हो जाता है और उससे डिप्रेशन आता है और सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स रहे हैं। बहुत टाइम मैं डिप्रेशन में भी रहा हूँ। बट एनी हाउ मैं उससे ओवरकम किया, और अभी चल रही है कहानी। मैं अभी बायोलॉजिक्स पे हूँ। फिजियोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजियोथेरेपी सेशन मेरा डेली चलता है, और दवाएं चलती हैं, और योगा हो जाता है। उतना रिगरसली तो नहीं हो पाता, बट कभी कभी हो जाता है, मिस भी होता है। ऑफिस की टाइमिंग नहीं उतना पैरेलली हो पाती है कि हो पाए। और रिमेटोलॉजी मेडिसिन की एक नई ब्रांच है कंपेरेटिवली बाकी ब्रांचेस से। तो डॉक्टर्स की संख्या भी कम है। बड़े अस्पताल बड़े शहरों में ही मिलती है, मध्यम शहरों में, ग्रुप बी सिटीज में रिमेटोलॉजी ब्रांच नहीं होती है। जनरली पेशेंट्स के साथ होता क्या है कि उन्हें हड्डी में दर्द होता है, तो एक लेमैन की लैंग्वेज में वो समझते हैं कि ऑर्थो का कोई इशू है, तो वो ऑर्थो के पास जाते हैं। फिर उन्हें कोई समझदार इंसान अगर बुद्धि देता है, तो वो नस की बीमारी बताता है और उसे न्यूरो के पास भेजता है एडवांस। और अगर ऑर्थो और न्यूरो का डॉक्टर अगर यंग जनरेशन का है और वो स्पॉन्डिलाइटिस और रिमेटोलॉजी से अवेयर है, तो वो रिमेटोलॉजी को रेफर कर देगा। अदरवाइज वो गलत इलाज करता रहेगा और पेशेंट को खराब कर देता है। मैं खुद इसको सफर किया हूँ। एएस को टाइटर बता के मुझे 5 साल पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया गया, 6 लाख हर 21-21 दिन पे। और 4 इयर्स 9 मंथ के बाद डॉक्टर ने, फेमस ऑर्थो सर्जन ने, फिर रेफर किया रिमेटोलॉजी को कि अब ये न्यूमो का केस लग रहा है, ऑर्थो का केस नहीं। तो डॉक्टर्स की, जैसा मैम ने शुरुआत की कि पहले 1:10 रेशियो था पहले की स्टडीज में, पहले के पेपर में। तो हो सकता है ऑर्थो के डॉक्टर आज जो है 20 साल 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके टाइम में रिमेटोलॉजी उतना इवॉल्व नहीं हुई थी, उतना उनको अवेयरनेस नहीं थी। उस चक्कर में पेशेंट के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और रिम्यू को रेफर नहीं कर पाते, और पेशेंट्स के केस खराब हो जाते हैं। जब तक वो रिम्यू के पास पहुंचता है, तब तक उसकी हिप डैमेज हो चुकी रहती है।
यंग पेशेंट में डॉक्टर उसे टीएचआर की सलाह देते हैं। अब पेशेंट को लगता है कि टीएचआर कराने के बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन टीएचआर कराने के बाद भी चीजें उतनी रास्ते पे नहीं आती, क्योंकि बीमारी जब तक है ही नहीं। वो तो नेक फ्यूज कर देगी, स्पाइन फ्यूज कर देगी, और जिसकी कहानी और खराब है उसकी फिंगर्स फिंगर्स भी खराब हो जाती है। लगातार मेडिसिन लेने से ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं, किडनी और लीवर भी डैमेज होते हैं। तो ये बड़ी जटिल बीमारी है, लेकिन इसका मुकाबला बड़े साहस के साथ किया जा सकता है। जो भी पेशेंट अभी देख रहे हैं या जिनके भी मन में इस तरह के डाउट आते हैं, तो किसी ना किसी से हर किसी को हिम्मत लेनी होती है। ये बीमारी क्रोनिक है, कभी जानी है नहीं, आ गई है तो ये हमेशा आपके साथ रहेगी। या तो आप इसको एनिमी मानो या फ्रेंड मानो, लेकिन रहना तो साथ ही है। तो एक दूसरे से मोटिवेशन लेके या अपने से उनको जो ज्यादा डिप्राइव्ड है आपसे, जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो देखते हैं कुछ है हैंडीकैप जिनके पास दोनों ऑप्शन है, वो सुसाइड भी कर सकते हैं, रोड के किनारे भीख मांग रहे हैं, वो गाड़ी के आगे आके मर सकते हैं, बट वो बेक करके अपनी लाइफ को ऑन रख रहे हैं। तो उनसे कंपेरेटिवली तो मच बेटर हो। आप क्यों नहीं अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकते? बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी एंकिलोजिंग में स्थिति खराब है, बट वो कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ भी बिता रहे हैं, खुश हैं, तो मैनेज कर सकते हैं। इसमें एज अ पेशेंट मुझे आज तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फील हुई है कि बायोलॉजिक्स और मेडिसिन से भागना नहीं चाहिए। अगर डायबिटीज का पेशेंट इम्यून ये इंसुलिन के इंजेक्शन से भागे तो वो दिक्कत करेगा। सेम केस है एंकाइलोजिंग में। अगर आपको बायोलॉजिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, पहले का टाइम अलग था, पहले बायोलॉजिक्स महंगा था। 2002 में मुझे याद है कि 2012 में एक एनब्रेल 50 mg 17,000 रुपए का पड़ता था। आज वही 50 mg एनब्रेल 5500 रुपए में, 5200 रुपए में पड़ रहा है, 5200। तो प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए। साथ साथ एक इनकी नई क्लास आई है बायोलॉजिक्स के अलावा, जो और सस्ते में आए हैं, तो मोर और लेस एवरीवन कुड अफोर्ड इट। और इंडियन डॉक्टर्स थोड़े जुगाड़ सिस्टम से चलते हैं, यूरोपियन सिस्टम की तरह पर्टिकुलरली स्टिक डोजेस के लिए नहीं होते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन को समझ के अल्टर कर देते हैं। तो आप उनके हिसाब से चल सकते हो, बायोलॉजिक्स या मेडिसिन से मत भागे। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंकाइलोजिंग में। आपको स्ट्रेचिंग करनी है। आपको डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि वेट लिफ्टिंग कीजिए, जूडो लड़िए, कसरत लड़िए, लेकिन स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग के साथ फिजियोथेरेपी और योगा सेशंस कंटिन्यू करिए, तभी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी इतनी भी बड़ी चीज नहीं है कि इंसान हार मान जाए। इसमें आपकी डेथ नहीं होनी है, बट सफरिंग है, डेली की सफरिंग है। आपको पेन होगा, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आपको परफॉर्म दूसरे आदमियों की तरह ही करनी है। आपको ऑफिस की ड्यूटी भी करनी है, आप घर के भी काम करने हैं, सब कुछ अटेंड करना है, कहीं आप पीछे नहीं हो सकते। उसके बाद होता क्या है कि अब जैसे हिप में पेन है, तो पेशेंट सही से चल नहीं पाएगा, उसको चलने में दिक्कत होगी, तो कोई उसको पोक करेगा कि क्या इशू है। तो एक तो वो उसको पोक अप कर रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कर ले रहा हूँ, और दूसरा कोई पोक करेगा। इंट उसका इंटेंशन सही भी होगा, गलत भी हो सकता है, दोनों इंटेंशन हो सकता है। वो आपके वेलबींग के लिए भी पूछ सकता है और चिढ़ाने के लिए भी पूछ सकता है। मैं क्लास 7th 8th में था, तो मुझे हिप में पेन होता था, तो मैं चल नहीं पाता था। तो बाकी बच्चे मुझे लंगड़ा लंगड़ा करके बुलाते थे उस समय। तो मेरे माइंड पे बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता था उसका, घर के नीचे आके लंगड़ा करके चिल्लाते थे। और एक क्लास 9th में हिंदी के चैप्टर में एक बुक, एक लेसन था, उसमें कुछ लंगड़े आदमी पे था, तो मुझे वो रेफर करके, ओमकारा मूवी में लंगड़ा त्यागी एक कैरेक्टर है, उसको रेफर करके मेरा नाम लंगड़ा त्यागी रख दिया। तो फनी इंसिडेंट्स थे, आज समझ में आता है। लेकिन आप अपनी लड़ाई मत छोड़िए। आपको लड़ना है, दवाइयां खानी है, स्ट्रेचिंग करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, रिलीजियन रिलीजियसली काम कीजिए, हो जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। तो एंकाइलोजिंग है, हार्ड टू प्रोनाउंस, हार्ड टू स्पेल, हार्ड टू लीव, बट यू हैव टू डू, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जैसा मैम ने बताया कि लेडीज में पहले स्टडीज में कम था, अभी स्टडीज में इतना ज्यादा निकल रहा है, नई स्टडीज आ रही हैं। तो अभी जैसे मुझे भी इनकी प्रेजेंटेशन से पहले था कि लेडीज में कम होता है, लेकिन इन्होंने बताया हिप में सिम्टम्स नहीं होते हैं, बाकी जगह सिम्टम्स होते हैं, एक्सरे में रेडियोलॉजिकल डैमेज उतने नहीं होते हैं, तो इसलिए डायग्नोस नहीं हो पाते हैं।
जैसे HLA-B27 पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरेस्टिंगली मेरे भाई का HLA-B27 नेगेटिव है, बट उसे भी एंकाइलोजिंग और वो भी बायोलॉजिक्स पे है। तो मुझे उस चीज से था, तो उसके सिम्टम्स में इजीली डायग्नोस हो गया। तो चल रहा है, हार्ड था पेरेंट्स के लिए, हार्ड था हमारे लिए, बट देयर इज नो अदर वे आउट अदर देन फाइटिंग विथ इट। थैंक यू।